वेलकम टू यूपीएससी परीक्षा। मेरा नाम रोहित कुमार है और आप द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पर आधारित करंट अफेयर देख रहे हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के करंट अफेयर का। अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। चलिए समय को मद्देनजर रखते हुए हम इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूज पर। हम पढ़ने वाले के पहला जो पेज है चाइनाज डीप सीक के बारे में। चाइनाज डीप सीक फर्स्ट न्यूज के बारे में अगर हम देखें तो चाइनाज डीप सिक्स एलएलएम के बारे में आप सबको पता होगा, चैट जीपीटी की तरह है। दूसरा जो है इसरो का 100 लॉन्च, और तीसरा गोदावरी आप कह सकते कि बना कचरला प्रोजेक्ट है ना, कह सकते हो भी। और तीसरा डी नोटिफाइड ट्राइबल्स के बारे में और रवांडा क्राइसिस के बारे में। चार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहला दूसरा और ये चार इस तरीके से। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पहला न्यूज। द फर्स्ट न्यूज है आपका चाइना का डी। अब देखिए बहुत सिंपल सा इसको हम आपको बता देते हैं, समझाने की कोशिश करता हूं कि है दरअसल क्या। आपको पता होना चाहिए चाइना जो है उसने चैट जीपीटी पर ही आधारित एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है लेकर के आया है। चैट बॉक्स लेकर के आया है। जैसे चैट जीपीटी है वैसे उसने डीप सीक के लेकर के आया है। जहां से चैट जीपीटी अमेरिका ने छोड़ा था उसी से आगे ये डीप सीक लेकर के आए। तो एक नई प्लेयर, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट में आपको चाइनीज स्टार्टअप डीप सीक, एक स्टार्टअप कंपनी है, उन्होंने डीप सीक नामक उन्होंने एक ग्लोबल टेक बस का क्रिएट किया है। और ये एआई मॉडल है आपका, हर प्रश्नों का जवाब आपको देगा। जैसे चैट जीपीटी है एलएलएम पर, वैसे सेम टू सेम डीप सीक है चाइना के द्वारा। और ये बहुत ही कम बजट में है आपका, अमेरिका के ही तर्ज पर ये कम। और कहा जा रहा है कि एआई चिप मेकर जो एक कंपनी एनविदा मार्केट वैल्यू डिक्लाइन बाय $500 billion इन द बिगेस्ट सिंगल सेशन लॉस ऑफ एनी कंपेयर। तो डीप सीक फ्लैगशिप एआई असिस्टेंट्स हैं, ये V3 मॉडल पर है और ये चैट जीपीटी के ओपन एआई चैट जीपीटी पर आधारित है। और सोचने वाली बातें है कि ये बहुत ही कम बजट में चाइना ने इसको लेकर के आया है कि नहीं। हालांकि इसके बारे में बहुत सारी अफवाहें भी हो रही है कि ये अरुणाचल प्रदेश को चाइना का पार्ट दिखाता है, क्योंकि चाइनीज ऐप है तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके की भी आपको देखने को मिलेगा। 2023 में डीप सीक वाज फाउंडेड इन 2023 इन हैंगजोउ। आप कह सकते हैं कि ये को फाउंडर है कंपनी का चाइनीज, वहां पर हाई फ्लायर्स हेज क्वांटिटेटिव नामक कंपनी। और ये चैट जीपीटी के बेस के आधार पर बनाता है, चिप बनाने वाली भी कंपनी थी। और ये प्रॉपर तरीके से आज सोशल मीडिया में पूरी तरीके से फैला हुआ है। हालांकि भारत को भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है इस बात पर कि अमेरिका हुआ, चाइना हुआ, ये सारे बड़े बड़े देश जो है टेक्नोलॉजी में डेवलप कर रहे हैं, भारत इसमें क्या कर रही है। भारत इसरो टॉप पर ये अपना भाई भाग्य दिखा रही है। क्यों नहीं R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट भारत का बढ़ रहा है? क्यों नहीं भारतीय जो है कंपनियां या भारत के लोग जो है इस तरीके की टेक्नोलॉजी लेकर के आ रहे हैं? इसके पीछे कारण क्या है? डीपसीक में प्राइवेसी टर्म्स और कंडीशन में भी कहता है कि हम लोग सब इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, हम डेटा को कलेक्ट करके उसको सिक्योर रखते हैं। आपका पीपल रिपब्लिक चाइना में लोकेटेड इस तरीके की। और चैट जीपीटी प्राइवेसी पॉलिसी से बेहतर पॉलिसी के तौर पर माना जा रहा है। तो काफी न्यूज में है। दूसरा है कि इसरो ने सेट फॉर हिस्टोरिक 100th लॉन्च जो है श्रीहरिकोटा से किया है। श्रीहरिकोटा से उसने 100 आप कह सकते हैं कि लॉन्च किया, इसरो के द्वारा ये लॉन्च किया गया है आपका। इसरो मैं आपको बता दूं कि सतीश धवन जो है स्पेस सेंटर से श्रीहरिकोटा में इसने GSLV 815 मिशन, ये 100वां मिशन है आपका, इसको लॉन्च किया गया था। पहला मिशन जो है लॉन्च हुआ था श्रीहरिकोटा से 10 अगस्त 1979 को, है ना। एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट था सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा, SLV के द्वारा, जिसका नाम था रोहिणी। रोहिणी टेक्नोलॉजी पेलोड के जरिए जो है इसको आपको किया गया था, जो एक तरीके का कह सकते हो कि रोहिणी जो था एक्सपेरिमेंट था आपका। उसके बाद आपको बता दें कि फॉर्मर प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम ने भी इसरो के साथ एज ए
डायरेक्ट मिशन में काम किए। और इस तरीके से तो एक तरीके का लैंडमार्क है ये 100 आपका, और इसरो ने इस पर बहुत सारे काम किया। तो ये एक तरीके से बहुत बड़ा अचीवमेंट कर सकते हैं, या कर सकते हैं लैंडमार्क मिशन भी माना जाता है कि नहीं। Dr. APJ Abdul Kalam was with the ISRO was the director of mission। डॉक्टर कलाम और इसरो ऑफिशियल्स ने इस तरीके का काम किया। 18 जुलाई 1980 को रोहिणी सैटेलाइट RS फर्स्ट को लॉन्च किया गया। और इस तरीके से कर सकते हो कि 100 नंबर, तो ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न के तौर पर पूछा जा सकता है। इसके बारे में इसरो हर समय तो इसरो ने कुछ न कुछ तो जारी करता ही रहता है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हैं। तीसरा न्यूज जो है आपका वो है गोदावरी और दूसरा बनका चेरला प्रोजेक्ट कर सकते हैं। गोदावरी और बनका चेरला प्रोजेक्ट के बारे में ये क्या, इसको समझ लेते हैं। जिसका मेन ये प्रोजेक्ट है गोदावरी और बनका चेरला प्रोजेक्ट है, जिसका मकसद है कि ड्रिंकिंग वाटर 80 लाख लोगों को ड्रिंकिंग वाटर मुहैया करवाया जाए। वो क्षेत्र जहां पर ड्रिंकिंग वाटर के लिए क्राइसिस है, और साथ साथ में 7.5 एकड़ जो एरिया है, जो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से उसको सिंचाई किया जाएगा, इरिगेट किया जाएगा। और एक तरीके से हालांकि ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल के तौर पर माना जाता है। आंध्र प्रदेश के रिकॉग्नाइजेशन एक्ट आंध्र प्रदेश 2014 के तौर पर यह कहा जाता है कि अगर स्टेट ने इस प्रोजेक्ट को बनाया उस नदी पर, तो दो राज्यों के बीच में ये प्रॉब्लम हो सकता है, दो राज्यों के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है। गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड और कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड दोनों नेबरिंग स्टेट आपस में लड़ भी सकते हैं, ये समस्या उत्पन्न हो सकती है इसको लेकर के। तो तेलंगाना ने आर्ग्यू किया कि आंध्र प्रदेश को इस प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट विदाउट प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, बिना किसी इंफॉर्मेशन के इस प्रोजेक्ट को करने की बात कही जा रही है। तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में इस तरीके का डिवीजन हो सकता है। आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश से ही 2014 में तेलंगाना अलग हुआ है ना, डिवीजन हुआ है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तेलंगाना की अपर स्ट्रीम में भी बहुत सारे वाटर्स जो है कृष्णा रिवर के प्रोजेक्ट, जैसे कि पलामुरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम जो है, जबकि आंध्र प्रदेश में मानना है कि ये शुरुआत डिटरमाइंडल डाउन फ्लेम में ये करता है। तो इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेगा। तो अभी तो ये मुद्दा चल रहा है, इस मुद्दा को देखो आगे क्या होता है इसके बारे में। चौथा प्रोजेक्ट है, चौथा है इंपैक्ट ऑफ क्लासिफाइंग डी नोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में। डी नोटिफाइड ट्राइब्स, अब डी नोटिफाइड ट्राइब्स है क्या, ट्राइबल्स के बारे में भी यूपीएससी कई बार ऐसे प्रश्न पूछती है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एंथ्रोपोलॉजी आपकी यूपीएससी में ऑप्शंस के तौर पर आप सभी लोग चूज करते होंगे। तो एंथ्रोपोलॉजी जो कि स्टडी ऑफ ह्यूमन साइंस है, ह्यूमन बीइंग है, और ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है अक्रॉस द कंट्री हैव फर्स्ट टाइम comprehensively categorized 268 denotified सेमी नोमैडिक और नोमैडिक ट्राइब्स, ये सब लोग नोटिफाई किया जाता है। कुछ 268 ऐसे हैं जो डी नोटिफाइड है, फिर सेमी नोमैडिक है और नोमैडिक ट्राइब्स है ना, जो कभी क्लासिफाई हुआ ही नहीं, और बाकी जो है नेवर हैज बीन क्लासिफाइड। कहा जाता है कि at least 85 of these communities being to be recommended is classified classification for first level. Study also found that 63 communities that are never be classified are not traceable, अभी तक ट्रेस ही नहीं किया गया। कुछ लोगों को क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1924 के तहत उसको रिपील किया गया था अगस्त 1949 में, और कम्युनिटी को नोटिफाई किया गया एज ए क्रिमिनल के तौर पर। डी नोटिफाई सक्सेसफुली बहुत सारी कमिटी बनाई गई। एक कमिटी बनाई गई थी फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन, जो काका कालेलकर की कमिटी थी। फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन के थ्रू भी ये बताया गया कि डी नोटिफाइड क्रिमिनल्स के बारे में। फिर एक कमीशन बनाई गई 1965 में जिसका नाम था लोकुर कमिटी। मंडल कमीशन 1980 में, रेणु कमिटी 2008 में, और इद्दत कमीशन जो है 2017 में। इन सभी लोगों ने पूरी भारत के ट्राइब्स को क्लासिफाई करने की कोशिश किया। यूपीएससी में कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट पर दिसंबर 2022 को भी एक रिपोर्ट जारी किया था इसके बारे में कि किस तरीके से इन सभी कम्युनिटीज को आपको कैटेगराइज किया जाएगा, इसको लेकर के भी चर्चा थी। उसी प्रकार से आपको पता होगा
कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल ट्राइब्स के लिए एक तरीके से कह सकते हो कि स्पेशल ट्राइब्स के लिए शेड्यूल्स बनाए गए हैं, 5th और 6th के बारे में, है कि नहीं? आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपने स्केड्यूल्स पढ़ा होगा, टोटल मिला के 12 स्केड्यूल्स होते हैं। उस 12 स्केड्यूल्स में से आप 5 और 6 ट्राइबल से रिलेटेड है आपका, है कि नहीं? नेक्स्ट न्यूज है आपका, कहता है कि ट्रूप्स बैटल रवांडा बैक्ड रिबेल्स एज अ प्रोटेस्ट इरप्ट इन द कॉन्गो कैपिटल। तो इससे संबंधित आपका क्या है भाई, थोड़ा इसको हम लोग समझते हैं। ये है आपका, देख सकते हो, डेमोक्रेटिक कॉन्गो। अब इसके बारे में इसको समझिए कि सिक्योरिटी फोर्स जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का जो सिक्योरिटी फोर्स है वो रवांडा बैक्ड रिबेल के साथ लड़ रही है उसके अगेंस्ट में, जो कि एडवांस इनटू द की ईस्टर्न सिटी मेजर, है ना, कन्फ्लिक्ट को लेकर। एक है गोमा। गोमा एक रीजनल ट्रेड और ह्यूमैनिटेरियन हब है जहां 100 of thousands ऑफ द मोर देन 36 मिलियन पीपल कॉन्गो के द्वारा जो है डिस्प्लेस किए गए हैं। बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेटर जो है बहुत सारे फॉरेन एम्बेसी पर अटैक कर देता है, जैसे रवांडा पर फ्रांस के, बेल्जियम कर, जिसके कारण से M23 रिबेल्स गोमा के अंदर में रिबेलियंस आ गए। युगांडा और केनिया की एम्बेसी वॉर ऑल्सो भी अटैक, उस पर भी अटैक किया गया। आपको बता दें कि कॉन्गो जो है मिनरल रिच ईस्ट है आपका, खास करके बहुत सारे मिनरल्स है वहां पर। और आपको बता दो कि 30 साल पहले वहां पर कंफ्लिक्ट होने के कारण से 1994 में रवांडा जीनोसाइड भी हुआ था, है ना। हालांकि इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा कि किसका पार्ट है आपका। M23 एक एथनिक कह सकते हो कि है, जिसको बारे में कहा जाता है कि अपने राइट्स के लिए, मिनोरिटी के राइट्स के लिए वो लड़ रहा है कि नहीं। 2009 में भी एक एग्रीमेंट साइन किया गया था, पीस एग्रीमेंट साइन किया गया था बहुत सारे। तो कहने का मतलब है कि इस तरीके के भी आईआर में कभी कभी पूछ देगा कि रवांडा कहां पर है, युगांडा कहां पर है, कॉन्गो बेसिक कहां पर है, कौन सा एरिया लगता है। इस तरीके के प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये था इससे संबंधित जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। और आपको बता दूं कि जल्द ही अब फॉर्म यूपीएससी का फिलअप किया जा रहा है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किया होगा। इस बार थोड़ा सा लेंदी फॉर्म यूपीएससी ने बनाया है। 4 स्टेज में है आपका, स्टेज 1st, 2nd, 3rd एंड 4th। ओटीआर अलग से है, तो इससे आप जल्दी से भर लो तो ज्यादा बेटर होगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।